रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है हम देखते हैं, हम देखेंगे, समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर पर्सन का अलग पढ़ना पड़ेगा। और कितने पर्सन है? मेन 3 पर्सन, बाकी ऐसी एम ही मेन 3 पर्सन, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इन तीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया हमें पढ़ना पड़ेगा, अलग है, तीनों का अलग है। इसका मतलब यह है कि सर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। एक एओपी रेजिडेंट भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी। और एक कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट। अभी हमें नहीं पता रेजिडेंट किसको बोल रहे हैं हम, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ये एक फिनोमिना है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हमें सीखनी पड़ेगी कि कौन कब रेजिडेंट होता है। इसका मतलब कि हम पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, इंडिविजुअल का। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिर्फ एओपी का, और फिर हम किसका ही पढ़ेंगे, कंपनी का भी पढ़ेंगे, ठीक है। वही बात, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाल रहे हैं, सवाल। हमने कहा ये हम रेजिडेंशियल स्टेटस जब निकाल लेंगे इसका जवाब तब मिलेगा। बात समझ आ रही? ये ऐसा ही है कि मैं आपसे नाम पूछूं, आपने कहा सर आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं, हाँ पहले आप नाम तो बताओ फिर बताऊंगा मैं क्यों पूछ रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो हम पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया पढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि इस रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालने से हमने अचीव क्या किया। अगर कोई रेजिडेंट है तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, इससे इंप्लीकेशन क्या होगी। लेकिन अभी हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन क्या इस वर्ड से हम फेमिलियर हैं? जी सर, इस वर्ड से हम फेमिलियर हैं। हम आम रोजमर्रा के बोलचाल में भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यार आप कहाँ के रेजिडेंट हो, आप किधर के रेजिडेंट हो, तो कोई बच्चा जवाब दे सकता है कि मैं तारिक रोड का रेजिडेंट हूँ, मैं डिफेंस का रेजिडेंट हूँ। कोई ये भी कह सकता है कि मैं कराची का रेजिडेंट हूँ, मैं लाहौर का रेजिडेंट हूँ, मैं इस्लामाबाद का रेजिडेंट हूँ। और कोई ये भी कह सकता है कि मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, मैं चाइना का रेजिडेंट हूँ, मैं जर्मनी का रेजिडेंट हूँ। सर ये वर्ड हमने सुना हुआ है, तो हमने कहा अगर हमने ये वर्ड सुना हुआ है तो इस वर्ड से मानी क्या लेते हो आप, मुराद क्या लेते हो। आमतौर पर इससे ये मुराद होती है कि हम किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ के रिहायशी हैं, हम किधर से बिलोंग कर रहे हैं, किस एरिया से, किस सिटी से, किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है आम जुबान में, दिस रिप्रेजेंट्स आर अटैचमेंट विथ एनी एरिया, कंट्री, सिटी। यहां पर भी ये अटैचमेंट ही शो करेगा, यहां पर भी ये अटैचमेंट ही रिप्रेजेंट करेगा आपके होमलैंड से, आपके मदरलैंड से, अटैचमेंट ही को शो करेगा। ये मकसद क्या होगा इस अटैचमेंट का वो बाद में बताएंगे, लेकिन शो ये किसको ही करेगा, अटैचमेंट को ही शो कर रहा होगा। इतना जान लेना आपके लिए काफी है। क्या बात सही है? जबरदस्त। अभी हमारे पास 7 मिनट है। इंडिविजुअल किसको बोल रहे हैं, फर्द वाहिद को इंडिविजुअल बोल रहे हैं। मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं। फर्द वाहिद, सोल प्रोप्राइटर जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल, ये मैं समझा चुका हूं। इंडिविजुअल, अब आप पढ़ते हैं जरा, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पसेस। रेजिडेंशियल स्टेटस जो टैक्स पर्पसेस के लिए है ये थोड़ा अलग है, इसको आम बोलचाल के साथ मिक्स मत कर देना। टैक्स पर्पसेस, रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पसेस हैज नथिंग टू डू विद द नेशनैलिटी और डोमिसाइल। इसका नेशनैलिटी से और डोमिसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट ना कहलाऊं। टैक्स की दुनिया में हो सकता है मेरा डोमिसाइल सिंध का है लेकिन मैं सिंध का रहने वाला ना कहलाऊं, सिंध का रेजिडेंट ना कहलाऊं, टैक्स पर्पसेस के लिए। बात समझ आ रही है? वैसे यहां पर जो बात होगी वो कंट्री पर्सपेक्टिव से बात होगी, अभी हम रीजनल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि सर टैक्स की दुनिया में हो सकता है कि मेरा ग्रीन पासपोर्ट हो, मेरे पास पाकिस्तान का सीएनआईसी हो, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं लेकिन मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं हूं। ऐसा हो सकता है टैक्स की दुनिया में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई सर ये तो।
बिकॉज द रेजिडेंट स्टेटस इज बेस्ड ऑन डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक किससे होगा? मेरे डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस से। अभी मुझे नहीं पता कितने डेज की बात हो रही है, बाद में बात करेंगे, लेकिन अब एक बड़ा सिंपल समझ आ गया आप लोगों को। अगर पूरे टैक्स ईयर में, देखो बात हो रही है टैक्स ईयर की, हम जितनी भी बातें करेंगे किसके रेफरेंस से करेंगे? टैक्स ईयर के रेफरेंस से करेंगे। और नॉर्मल सबसे, और मैं कुछ भी ना कहूं तो हम किस ईयर के रेफरेंस से करेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर के रेफरेंस से करेंगे। बात समझ आ रही है? मैं कुछ भी ना कहूं तो इसका मतलब यह है कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो 1 जुलाई वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के रेफरेंस से कर रहे हैं, जो 1 जुलाई को शुरू हो रहा है और 30 जून को खत्म हो रहा है। नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। मैं अपनी बात करूं, मिस्टर मुनीर, क्या इस साल, इस नॉर्मल टैक्स ईयर में, क्या इस टैक्स ईयर में पाकिस्तान में रेजिडेंट है या नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन। और मैंने आपको साथ में यह बताया कि मैं इस पूरे साल में 1 जुलाई से 30 जून तक पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, तो क्या मैं रेजिडेंट होऊंगा? अभी मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इट विल बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस। मेरी फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं सर आप फिर रेजिडेंट नहीं हो। अभी देखते हैं होंगे नहीं होंगे, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा उसकी बेसिस पर आपने कहा कि नहीं सर आप रेजिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि सर ये डिपेंड करेगा फिजिकल प्रेजेंस पर। जबरदस्त। Therefore, a foreigner may be a, ऐसा हो सकता है कि है वो फॉरेनर, चाइनीज है, लेकिन वो पाकिस्तान में टैक्स पर्पसेस के लिए क्या हो जाए? रेजिडेंट हो जाए। एंड अ पाकिस्तानी नेशनल में बी नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस। अ पर्सन में बी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, अ पर्सन में बी रेजिडेंट इन अ टैक्स ईयर एंड नॉन रेजिडेंट इन द नेक्स्ट टैक्स ईयर। और ऐसा हो सकता है कि मैं इस पूरे साल में पाकिस्तान में नहीं था, तो मैं इस साल में नॉन रेजिडेंट हो गया, और मैं अगले पूरे साल में पाकिस्तान में मौजूद था, तो मैं अगले साल में क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया। तो आसान बात है। क्राइटेरिया क्या है सर? असल क्राइटेरिया बताएं हमें, ताकि हम नफ्स पकड़ लें, क्राइटेरिया पता लग जाए हमें। हमने कहा आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 नहीं 2 ही, हाँ 3 ही है, 3 ही क्राइटेरियाज हैं। लिखे हुए लग रहे हैं 4 तुमको, लेकिन हैं 3। सबसे पहला, अगर मेरे, अपनी मिसाल ले रहा हूं मैं, अगर मेरे डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, अगर मेरे डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इस नॉर्मल टैक्स ईयर में 182 तक हैं, 180 भी हो सकते हैं, 170 भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं, 181 भी हो सकते हैं, 182 भी हो सकते हैं, अगर 182 तक हैं तो क्या मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा नॉन रेजिडेंट। और जैसे ही मेरे फिजिकल प्रेजेंस के डेज 183 या उससे एक्सीड कर जाएं, यानी 183 भी हो जाएं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? रेजिडेंट कहलाऊंगा। 183 और मोर डेज, यानी कि पूरे साल में इक्वल और मोर देन 50% ऑफ डेज इन अ ईयर। क्या बात समझ आती है आपको? इसका मतलब ये है कि सर इन शॉर्ट पूरे साल में डेज कितने होते हैं? 365। अगर मेरे 183 डेज पूरे साल में पाकिस्तान में गुजरे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा 50% से ज्यादा वक्त इस मुल्क में गुजरा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पूरे साल का 50% से ज्यादा हिस्सा इस मुल्क का नमक खाया है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पूरे साल का 50% से ज्यादा हिस्सा यहाँ से, इसकी वतन की मिट्टी से फ़ायदा उठाया है, यहाँ से इनकम कमाई है, यहाँ से फ़ायदा हासिल किया है? कह सकता हूं मैं? तो लॉ कहता है अच्छा ठीक है, फिर तुम हमारे बच्चे हो। बच्चे मतलब हम, लॉ बोलता है तुम हमारे रेजिडेंट हो। लॉ क्या कह रहा है? तुम पाकिस्तान के क्या हो? रेजिडेंट। बात समझ आती है? अभी तो शुरुआत, सब पता लगेगा, टेंशन नहीं, एक एक चीज पता लगेगी। इसका मतलब ये है, अच्छा, और ये डेज कंटिन्यूअस प्रेजेंस के नहीं है। 2 महीने हूं, फिर 3 महीने नहीं हूं, फिर 2 महीने हूं, फिर 25 दिन नहीं हूं, फिर 35 दिन हूं। टोटल पूरे साल के टोटल दिन गिने जाएंगे। कौन से साल के? टैक्स ईयर के। कोई कैलेंडर ईयर के दिन मत गिन लेना बेवकूफ बच्चों। टैक्स की दुनिया में टैक्स ईयर की बात हो रही है, सही है? और साल चल रहा है जुलाई से जून, साल चला जुलाई से
जून। क्या ये बात समझ आ रही है? एक सवाल अगर आपको समझ आ रही है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। एक सवाल का जवाब दे दो। मैंने आपसे कहा कि 1 जुलाई से 2 टैक्स ईयर है। दो टैक्स ईयर है और मैंने आपसे कहा कि मिस्टर मुनीर या मिस्टर अब्दुल्ला कंटिन्यूसली 362 दिन, कितने? 362 दिन पाकिस्तान में रहे, कंटिन्यूसली 362 दिन पाकिस्तान में रहे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो टैक्स ईयर 2024 में रेजिडेंट होंगे? क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिस्टर मुनीर या मिस्टर अब्दुल्ला अगर 364 दिन कंटिन्यूसली पाकिस्तान में रहे तो सर वो 2024 के अंदर क्या होंगे? रेजिडेंट होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं? मैं ये नहीं कह सकता। वजह हो सकता है कि वो 181 डेज यहां रहे हों और 181 डेज यहां रहे हों। इधर से पहले भी वो पाकिस्तान से बाहर थे और यहां से भी वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। 181 दिन इस वाले साल के अंदर फिजिकल प्रेजेंट है, 181 दिन इस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फिजिकल प्रेजेंट है। किस टैक्स ईयर में रेजिडेंट है? किसी भी टैक्स ईयर में रेजिडेंट नहीं। क्या ये बात आपको समझ आती है? ये जो लॉ अभी आपने पढ़ा है उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। क्या ये बात आपको समझ आती है? इसका मतलब कि अगर मैं ये भी कह दूं कि मिस्टर मुनीर 362 डेज कंटिन्यूसली फिजिकली प्रेजेंट थे पाकिस्तान में, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो किसी साल के अंदर रेजिडेंट बन गए ऑटोमेटिकली। आप कहेंगे कि सर आप हमें डेट्स बताएं। आप क्या बताएं? डेट्स बताएं। अगर आपने जो डेट्स बताई उसके हिसाब से इस टैक्स ईयर के अंदर 183 डेज आ गए, हो सकता है वो 184 डेज ऐसे बन रहे हो कि 183 इधर हो और 181 या 2 इस तरह से बन रहे हो, 362 इस तरह से बन रहे हो कि 200 इधर हो और 162 इधर हो सकता है ना। अगर ऐसा हो कि 200 इस टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हो और 162 इस टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हो तो फिर किस साल में रेजिडेंट होगा वो? फिर हमने कहा सर नॉर्मल टैक्स ईयर में वो रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन डेट्स का पता होना चाहिए। कंटिन्यूस प्रेजेंस से कोई पता नहीं लगा लेगा कि किधर रेजिडेंट था, किधर रेजिडेंट, किस साल में रेजिडेंट था, किस साल में रेजिडेंट नहीं था। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि इसमें डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको कल पे करेंगे। लेकिन अभी बस ये 2 क्राइटेरिया आपको समझ आ जाने चाहिए, 182 डेज और 183 डेज। आखिरी बात के ऊपर मैं इख्तिताम करूँगा, वो बातें आपको पता ही हैं, सिर्फ एक मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ। ये छोटे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते थे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको डेज को काउंट करना पड़ेगा, डेज गिनना पड़ेंगे। अभी हम सवाल देखेंगे, पास्ट पेपर के क्वेश्चन आएंगे, यू विल हैव टू काउंट डेज। और डेज की काउंटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं। मिसाल के तौर पर पेपर में आ गया कि मिस्टर मुनीर पाकिस्तान में मौजूद थे या मिस्टर एहसन पाकिस्तान में मौजूद थे 15 सितंबर से लेकर 15 मई तक। अब आपको नहीं पता कितने दिन बन रहे हैं। अब आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का है, कौन सा 28 का है, कौन सा 29 का है, कौन सा 32 का है, आपको नहीं पता। तो क्या आप दिन सही से कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं। और कल मैं आपसे दिन कैलकुलेट करवाऊंगा, ऐसे सवाल आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेजॉरिटी गलत कैलकुलेट करेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कल, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि मेजॉरिटी, आप लोगों में से मेजॉरिटी, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मेरी बात गलत प्रूफ हो, कि आप लोगों को दिन कैलकुलेट करना भी सही से नहीं आएंगे। लेकिन बाहर तौर मैं आज ज़रा आपको हर महीने में कितने दिन हैं ये कायदा बता दूं, ताकि कल हम इसके ऊपर कुछ वर्किंग और कैलकुलेशन कर पाएँ। और उसका तरीका ये होता है
कि आप अपने हाथ की मुट्ठी को जब बंद करेंगे तो हर उंगली के पीछे एक हड्डी उभर रही होगी, उभर रही है, हर उंगली के पीछे एक हड्डी उभर रही है अगर आप सेहतमंद हैं। और अगर सेहतमंद नहीं है तो हर तरफ से हड्डी उभरेगी, तो एक्स्ट्रा हड्डियां उभरेंगी। उसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा 31 के महीने हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो हर तरफ से हड्डी उभर रही होगी। लेकिन वैसे आम हालात के अंदर 4 उंगलियों के पीछे 4 हड्डियां उभर रही होंगी, सही है। पहली उंगली जिसको हम कहते हैं शहादत की उंगली, इंडेक्स फिंगर जो भी कह लो तुम, तो इसके पीछे एक हड्डी उभर रही है, उसको आप बोल दो जनवरी है। क्या है? जनवरी। फिर 2 हड्डियों के बीच में जो ये गैप आ रहा है फरवरी, ये हड्डी फिर उभर रही है मार्च। तो जो उभरी हुई हड्डी है वो 31 का महीना है, वो 31 का महीना है, वो 31 का महीना है। जनवरी 31, फरवरी 28, फरवरी 28 का होता है, ये बताना चाहिए आपको। फिर हड्डी उभर रही है मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, फिर ये हड्डी उभर रही है जुलाई 31। इसके बाद फिर ये वाली हड्डी पे आ जाओगे, जुलाई के बाद अगस्त उभरी हुई हड्डी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये बात याद रहेगी, कल तक याद रहेगी। ये बात आगे कल बात करेंगे। कल प्लीज टाइम पर आना, लेट मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना आसान नहीं है। आसान वाला हमने पढ़ लिया है, मुश्किल वाला सी है, मुश्किल वाला सी है, और लेट हो गए तो ये मिस हो जाएगा। प्लीज लेट मत होना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।